हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 15 मई 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे, बट बिफोर दैट, जैसा कि आप सभी जानते हो, हमारी जो रिवीजन सीरीज़ है वो चल रही है, ठीक है ना, 2023 प्रीलिम्स के लिए। तो पिछले कुछ दिनों पहले आपने इकोनॉमी के कीवर्ड्स के बारे में जाना। आज भी आपका इकोनॉमी का ही सेशन है, ठीक है। इकोनॉमी के जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो आज डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर आप आज सर के साथ टाइम पर जुड़ जाइएगा ताकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आप यहाँ पे पढ़ पाओ, ठीक है। कल मेडिवल हिस्ट्री का सेशन हुआ, वो भी आप सभी ने बहुत ही एनर्जी के साथ देखा। सी सेट का सेशन भी आप सभी ने एंजॉय किया काफ़ी, आई एम वेरी श्योर। उसी तरह से आज भी आप जुड़ेंगे। पिछले सैटरडे को मैंने आपको ये होमवर्क दिया था कि इन चारों में से कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो जो सी सेट वाला सेशन हुआ था ना, उसके अंदर हमने इसको भी सॉल्व किया था, ठीक है। जो सी सेट पार्ट 2 है, वहां हमने देखा था कि कैसे 3 की पावर 21 इन चारों में सबसे स्मॉलेस्ट है। अगर आप इनको देखोगे ना तो आपको क्या करना है, बस ये सभी को 2 की पावर में ले आना है, ए सी और डी को। तो आप नोटिस करोगे कि इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 36। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है ना। तो 4 की पावर 18 को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, 2 की पावर 18, तो वो बन जाएगा 2 की पावर 36। सिमिलरली ये भी 2 की पावर 36 बन जाएगा। फिर ए सी और डी को आप कंपेयर कर लोगे तो वहां से एक नंबर मिलेगा, और उसको आप बी के साथ कंपेयर करना तो आप रियलाइज करोगे कि बी 3 की पावर 21 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस, जहां आंसर का बना ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे आज। आज थोड़ा हम इसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। कुछ और मतलब नॉट इसके रिगार्डिंग, एक्चुअल में हम डुगोंग की रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे, बट इन जनरल आप थोड़ा इन स्पीशीज के बारे में देखिएगा और मुझे बताइएगा इनमें से सही आंसर क्या होगा। आगे चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें डिस्कस करना है, दैट इज युवा प्रतिभा कलनी कुलिनरी टैलेंट हंट। देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दरअसल में खाने की, आपके फूड की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है सर। एक्चुअल में हो क्या रहा है ना कि जो हमारी माई जीओवी है उसका इन कोलैबोरेशन विद आईएचएम, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पूसा, इन्होंने लॉन्च किया है युवा प्रतिभा। अब सर इसका खाना का क्या कनेक्शन है? देखो आप नोटिस करो कि हमारा, अगर आप कहीं ना कहीं नोटिस करोगे तो पिछले कई दशकों के अंदर, कई सदियों के अंदर इंडिया के अंदर बहुत अच्छा अच्छा खाना था, ठीक है ना। कई जगह पे आजकल खाना वो एग्जिस्ट करता है, कई जगह नहीं भी एग्जिस्ट करता। साथ में आप नोटिस करो, हम 2023 को क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, मिलेट्स का ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है 2023। बिल्कुल सर। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मिलेट्स के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट खाने को कहीं ना कहीं डिस्कवर करें। देखो हर घर में ना कुछ टैलेंट होता है, स्पेशली खाने को लेके कुछ ना कुछ लोग लेकर आते रहते हैं। तो अगर आप नोटिस करोगे, हम मिलेट्स को यूज कर सकते हैं। और मिलेट्स का आप जानते हो कि आप हेल्थ बेनिफिट्स देख लो, एग्रीकल्चर बेनिफिट्स देख लो, हर जगह इसके बहुत अच्छे खासे बेनिफिट्स हैं। तो हम मिलेट्स को एक तरह से उनको प्रमोट कर रहे हैं, प्लस साथ ही साथ कुछ ऐसी होम कुक डिशेस को आगे लेकर आ रहे हैं जिसके बेसिस के ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे भी हम रिकॉग्निशन पा सकते हैं। दरअसल में यही उसकी बात है युवा प्रतिभा की। और वर्ड देखो युवा है, तो यहाँ पर जो कोई पार्टिसिपेट कर पाएगा वो 18 से 40 साल का ही यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएगा। उसके ऊपर या उसके नीचे का कोई बंदा पार्टिसिपेट यहाँ पे नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो कैसे हमारे यंग एस्पायरिंग शेफ्स इस डायरेक्शन में काम कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं हमने रेसिपीज लॉस्ट कर दी हैं उनको वापस हम लेकर आ सकते हैं। और मिलेट्स जिसको हम न्यूट्री सीरियल्स भी बोलते हैं, इनको लोगों के अंदर और अवेयरनेस लेकर आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप नोटिस कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 100% मिलेट्स होने चाहिए, कम से कम 50% इंग्रेडिएंट्स वहां पे मिलेट्स होने चाहिए। तो ये यहाँ पर कंडीशन है इस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट के अंदर पार्ट लेने की, ठीक है ना। तो मिलेट्स देखो वैसे भी इनफैक्ट ना मेंस के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिलेट्स के क्या बेनिफिट्स हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। और इसी तरह से पल्सेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ था, तो मिलेट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं एंड डिस्कस कर लेते हैं कार्बन मार्केट्स के बारे में। देखिए हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, वो डेवलप कर रही हैं कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम फॉर डीकार्बोनाइजेशन। अब समझते हैं कि आखिर ये कार्बन क्रेडिट होता क्या है। देखो मान लो कोई एमिटर ए है और एक दूसरी कंपनी है एमिटर बी, ठीक है। अब हो सकता है ना इनको हमने कुछ बता दिया हो कि आप कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर सकते हो, है कि नहीं। मान लो ये इनकी लिमिट है। अब एक कंपनी ने क्या किया, जरूरत से ज्यादा इसने ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कर दिया। वेयर एज ऑन द अदर हैंड, हो सकता है जो कंपनी बी हो उसने ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम किए हो किसी भी कारण की वजह से। हो सकता है उन्होंने कहीं ना कहीं अपने जो कुछ ऐसी चीजें करी हों जिसके बेसिस के ऊपर उनका कार्बन एमिशन कम हो गया हो, कुछ रिन्यूएबल एनर्जी उनको यूज करी हो, कुछ प्लांट्स को उन्होंने कहीं ना कहीं प्लांट किया हो, इस तरह की चीजें उन्होंने डेफिनेटली करी होगी, जिसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया होगा, अपने जो ग्रीन हाउस मिशन है उनको कहीं ना कहीं उन्होंने कम कर दिया होगा, या फिर कुछ ग्रीन हाउस गैस मिशन को उन्होंने रिमूव या रिड्यूस कर दिया होगा, ठीक है। अब देखो इनको फायदा मिलना चाहिए इस चीज का, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने एलोकेशन से काफी कम
उसके कहाँ कॉरस्पॉन्डिंग कम ग्रीन हाउस गैस एमिशन किया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे ना, ये जो एक्स्ट्रा इनके पास एमिशंस है, जो एक्स्ट्रा बचे हुए एमिशंस है, इनको ये सेल कर सकते हैं इन द कार्बन मार्केट। अब इसको क्या करना पड़ेगा, जिसने जरूरत से ज्यादा एमिशन कर दिया है ये उसको खरीद लेगा। ठीक है, समझ पाइए इसका कार्बन क्रेडिट का वर्क कैसे कर रहा है। जो पर्सन ने, जो कंपनी ने मान लो जरूरत से ज्यादा एमिशन किया है, वो उन कार्बन क्रेडिट्स को खरीद लेगा फ्रॉम दिस कार्बन मार्केट, जहां पर ये जो एमिटर था जिसने जरूरत से कम एमिट किया है वो उसको वहां पे बेच देगा। तो इसको क्या फायदा होगा, इसको मॉनेटरी बेनिफिट हो जाएगा, इसको पैसा मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा पैसा मिलने लग गया तो आपको नहीं लगता कि कंपनीज कहीं ना कहीं मोटिवेट होंगी इस डायरेक्शन में वर्क करने के लिए कि हम भी यार यहाँ पे ही काम करते हैं, हम भी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करते हैं, हम भी प्लांट्स वगैरह को यूज करते हैं, ठीक है ना, हम ज्यादा इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करें। तो ये सारे बेनिफिट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं कार्बन मार्केट्स के। तो इंडिया के जो कहीं ना कहीं नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जो इंडिया कहीं ना कहीं गोल्स अचीव करना चाहता है, उस डायरेक्शन में हम वर्क कर सकते हैं। तो कंपनीज इस तरह से इनको खरीद या बेच सकती हैं। तो दो तरह की आपको कार्बन मार्केट देखने को मिल जाएगी, एक होती है कंप्लायंस और एक होती है वॉलंटरी। कंप्लायंस मतलब कहीं ना कहीं कुछ उसके पीछे का कुछ इंटरनेशनल पॉलिसी है, उनके साथ हमें कंप्लाई करना होता है, उस पर्टिकुलर ट्रीटी की वजह से कहीं ना कहीं आई है, उनको बोलते हैं कंप्लायंस मार्केट। वेरस वॉलंटरी कार्बन मार्केट्स के अंदर वॉलंटरी बेसिस के ऊपर चीज होती है, आपकी मर्जी के हिसाब से चीजें होती हैं कि आप किसी को बाय करना है, किसी को सेल करना है। यहाँ पर कंप्लायंस के अंदर क्या होता है, कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग जो स्कीम है ये हमें देखने को मिलेगी किसके अंदर, अभी डिस्कस किया ना, मिनिस्ट्री ऑफ पावर था एक था। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर क्या है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, BEE हो गया, और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ताकि हम अपनी कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी को डीकार्बोनाइज कर पाएं। तो इनके कुछ फीचर्स हैं, उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फीचर्स, पर जैसे मान लीजिए कुछ गाइडलाइंस बनाई गई हैं कि मॉनिटर करना, उनको रिपोर्ट करना, वेरीफाई करना कि एक्चुअल में एमिशंस जो बात कर रहे हैं उतने ही एमिट हुए हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है उसके अंदर। ठीक है, प्रोजेक्ट्स को कहीं ना कहीं रजिस्टर करना, उनको अप्रूव करना, उनको रिमूव करना, ये सारे काम इसके अंतर्गत देखने को मिल जाएंगे। तो प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म यहाँ पे सेटअप किया गया है, ताकि हर पार्टी का कहीं ना कहीं रोल देखा जाए कि कौन उसको एग्जीक्यूट करेगा, कौन मॉनिटर, रिपोर्ट, वेरिफिकेशन कैसे कैसे होंगी। ये सारी चीजें यहाँ पे देखने के हमारे पास यहाँ पे मैकेनिज्म देखने को मिल जाएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हो इंडिया के NDCs हैं, नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। इवन हमारे जो प्रधानमंत्री जिन्होंने पंचामृत की भी बात करी थी, तो इस तरह से हम लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ मूव करना चाहते हैं ताकि इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को हम अच्छे से अचीव कर पाएं। नेक्स्ट देखो हमारी न्यूज़ है विद रिगार्ड्स टू UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ठीक है, पिछले 2-3 दिनों से ये न्यूज़ में रही है, वीकेंड पे काफ़ी न्यूज़ में थी। देखो एक्चुअल में ना UNHRC पिछले 1 साल में वैसे न्यूज़ में रही ही है, क्योंकि देखो पहली बात तो आप नोटिस करो, जो रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हुआ था उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद UNHRC से, ह्यूमन राइट काउंसिल से, रशिया को सस्पेंड कर दिया गया था, है कि नहीं, आप लोगों को याद होगा ये वाली चीज हमने डिस्कस करी थी उस टाइम के ऊपर। अभी क्या हो रहा है, अभी हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर सूडान का क्राइसिस डिस्कस किया था ना, कि सूडान के अंदर क्या इश्यूज है, कैसे दो पार्टीज आपस में लड़ रही हैं। ठीक है, वहां बहुत सारे लोगों को हमने निकालने की भी कोशिश करी इंडिया ने, इंडिया के हमने ठीक है ना प्रोजेक्ट्स की भी बात करी थी। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि ये मुद्दा गया फिर कहाँ पे, UN ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर। वहां पे बात हुई कि क्या हमें कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट वायलेशन वहां पे हो रही है, कितनी हो रही है उनके रिगार्डिंग, हमें वहां पे स्क्रूटनाइज करना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर जो रेजोल्यूशन था इसको अडॉप्ट कर लिया गया है सूडान के रिगार्डिंग। एक्चुअल में क्या हुआ वहां पे जो वोटिंग हुई ना, तो इंडिया ने यहाँ पे क्या किया, इंडिया ने एब्सटेन किया, मतलब कहने का मतलब इंडिया ने यहाँ पे ना हाँ के अंदर वोट किया ना के अंदर वोट किया। अगर आप नोटिस करोगे ना, जो ज्यादातर अफ्रीकन या अरब मेंबर्स हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अगेंस्ट में वोट किया, ठीक है ना, या फिर उन्होंने एब्सटेन किया। क्यों ऐसा किया, उनको ऐसा लगा कि यार देखो ये सूडान के अंदर दो पार्टीज का मामला है, ठीक है ना, अगर कहीं ना कहीं हम ये इस तरह के रेजोल्यूशन लेकर आते हैं, इससे इनके बीच के जो हमें चांसेस लग रहे हैं कि आपस में सुलह कर लेंगे, तो शायद वो सुलह से हम दूर जा रहे हैं, ठीक है ना। पर जो बाकी कंट्रीज थी, कहीं ना कहीं आप US की बात कर लो या बाकी जो और कंट्रीज थी, वो एक इस लेकर आई थी इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को, और ये अब अडॉप्ट कर लिया गया है। तो देखो मुद्दे चलो चलते रहते हैं, बट कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम के लिए UNHRC इंपॉर्टेंट है। तो आप जानते हो कि UNHRC को क्रिएट किया गया था थ्रू द रेजोल्यूशन 60/251 के अंतर्गत, इसका 2006 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है ना, कोई आपसे बोले कि NGO है, नहीं, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। अब नाम से देखो ना, यहाँ पे नाम में क्या है, UN। तो UN के अंदर ये आपको देखने को मिल जाएगी, ताकि दुनिया के अंदर हम कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट और उनको स्ट्रेंथन कर पाए, ये सारे इसके फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। तो जब भी कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स के वायोलेशन हुए हैं, वहां पर उसको एलिगेशंस को ये इन्वेस्टिगेट करती है। साथ में इनका तो जो एजेंडा है काफी ब्रॉड हो गया है कि वुमेन राइट्स को भी यहाँ पे देखा जाता है, LGBT राइट्स हो गया, रेशियल और एथनिक माइनॉरिटीज के राइट्स वहाँ प्रोटेक्टेड है या नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है या नहीं है, ये सारे अलग अलग तरह की ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे ये देखता है। साथ में जो OHCHR है, दैट इज ऑफिस ऑफ हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, उसका काफी क्लोज कोऑर्डिनेशन में ये वर्क करता है,
यहाँ पे नोटिस करना कि यहाँ सारे कंट्रीज मेंबर नहीं होते, नहीं, यहाँ पर आपको 47 मेंबर कंट्रीज होती हैं। जो यूएन जनरल असेंबली ना, यूएनजीए, वो यहाँ पे इलेक्ट करती है इन पर्टिकुलर मेंबर्स को कि कौन इसका मेंबर रहेगा, और ये सीक्रेट बैलेट के थ्रू इसकी फंक्शनिंग होती है। एक बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर इसकी टर्म कितनी होती है, 3 साल, ठीक है ना। और अगर आपने लगातार 2 टर्म सर्व कर दिया, कहने का मतलब 3 साल की पहली टर्म थी, फिर 3 साल की दूसरी टर्म, तो टोटल 6 साल हो गया। 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बाद आप री इलेक्शन मतलब इमीडिएट री इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यूपीएससी ऑलरेडी पहले भी हमसे पूछ चुका है। जनरली ये हर साल मतलब 3 टाइम्स मिलता है यूएनएचआरसी, ह्यूमन राइट काउंसिल। बाकी आप नोटिस करोगे यहाँ पर भी कोशिश ये करी गई है कि हर पर्टिकुलर एरिया की अपनी अपनी सीट्स हो। जैसे आप नोटिस करोगे अफ्रीका और एशिया पैसिफिक स्टेट्स की 13 सीट्स है, ठीक है, टोटल 47 हमने देखा ना, तो 13 अफ्रीका की हो गया, 13 एशिया पैसिफिक की हो गया, उस तरह से लेटिन अमेरिका कैरेबियन सीट्स की हो गया, 8 सीट्स हो गया। तो ऐसे करके इन्होंने जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से इक्विटेबल मेंटेन करने की यहाँ पे कोशिश करी है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज डुगोंग। ठीक है, डुगोंग के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसको सी काओ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर के अंदर। अभी क्या हुआ है, अभी रिसेंटली तमिलनाडु के अंदर कुछ फिशरमैन को यहाँ पे, ठीक है ना, इनको रेस्क्यू किया गया, ठीक है ना, मतलब उन्होंने रेस्क्यू किया एक डुगोंग को जो कि एक्सीडेंटली उनके फिशिंग नेट में फंस गई थी, तो इस वजह से ये न्यूज में आ गई है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, पहली बात तो इसको सी काओ के नाम से जानते हैं, एंड दूसरी चीज क्या है, ये एकमात्र ऐसी हर्बीवोरस मैमल है जो सिर्फ और सिर्फ पानी में रहती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको कभी नहीं भूलना है कि ये एकमात्र ऐसी कहीं ना कहीं क्या है, हर्बीवोरस मैमल है जो सिर्फ पानी में रहती है। सर इंडिया के अंदर कहाँ मतलब देखने को मिलती है, देखो एरियाज काफी सारे हैं, पर आप जानते होंगे ना जो गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, ठीक है ना, नेशनल पार्क भी है हमारा वहाँ पे, और पार्क बे, वहां पर इनकी सबसे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल जाती है। साथ में आपका गल्फ ऑफ कच्छ वाला एरिया होगा, वहां पर भी हो गया, एंड इवन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगी, बट गल्फ ऑफ मन्नार वाला एरिया तो आप बिल्कुल भूल ही नहीं सकते। गेटिंग द पॉइंट। तो आपके इंडियन और पैसिफिक ओशन के जो वार्म कोस्टल वाटर है वहां पर देखने को मिल जाएंगी। ये जनरली थोड़ा शेलो वाटर में रहती है, मतलब 10 मीटर की किनारे की डेप्थ होती है, उससे ज्यादा यहाँ पे नहीं होती है जनरली। ठीक है, और इवन देखो ये बहुत लंबा लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, पर इनको फिर भी हम माइग्रेटरी नहीं मानते। इनकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल जाएगी, एंड सेकंड लार्जेस्ट इन द अरेबियन गल्फ। इनका आप आईयूसीएन स्टेटस ध्यान में रखिए, दैट इज वल्नरेबल, शेड्यूल 1 के अंतर्गत आती है, और साइट्स के भी आप अपेंडिक्स 1 में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी रिगार्डिंग जो डुगोंग हमें पता होनी चाहिए थी। ठीक है, लॉन्ग लिव्ड एनिमल्स हैं, अप टू 73 ईयर्स तक ये लिव करते हैं, एंड कहीं ना कहीं इनकी आप लेंथ भी यहाँ पे देख सकते हो, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें थी कि एक तो इनका आईयूसीएन स्टेटस हो गया, कहीं ना कहीं के इकलौती हर्बीवोरस मैमल हैं ये जो पानी में रहती हैं, और इंडिया में कहाँ पर हैं, और इनको सी कॉप बोला जाता है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फैक्ट्स थे, राइट। एक ना अभी आई थिंक 1-2 महीने पहले की बात होगी, मुझे याद आ रहा है मैंने आपके साथ डिस्कस किया था उस टाइम भी, कि तमिलनाडु के अंदर क्या हो रहा है, जो इंडिया का पहला कंजर्वेशन रिजर्व बन रहा है फॉर डिगोंग इन गल्फ ऑफ मन्नार एंड पर्क बे। तो ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सक्षम। देखो सक्षम वैसे तो हम ना काफी अलग अलग जगह पढ़ते हैं, जैसे आप लोगों ने सक्षम सेंटर्स के बारे में सुना होगा, ठीक है ना, फाइनेंशियल लिटरेसी के कॉन्टेक्स्ट में। इवन हमने सक्षम स्कॉलरशिप भी कभी पढ़ा हुआ था, ठीक है, विद रिगार्ड्स टू एजुकेशन जो स्कॉलरशिप मिलती है। पर यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं सक्षम की, ये हेल्थ से लिंक्ड है। सर हेल्थ से कैसे लिंक्ड है, देखो सक्षम की फुल फॉर्म समझो, इट स्टैंड्स फॉर स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। यहाँ सक्षम का मीनिंग क्या है, स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। और इसको किसने लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो दरअसल में सक्षम है क्या, देखो सक्षम एक तरह का इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जैसे एक तरह सा पोर्टल होता है ना, वो चीज यहाँ पे बात करी गई है। सर क्या होगा इस पोर्टल के अंदर, इस पोर्टल के अंदर आपको मेडिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी इन द ऑनलाइन मोड। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि क्या हो क्या रहा है इसके अंदर, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करी जा रही है इन मेडिकल फील्ड एंड उसके रिगार्डिंग जो ट्रेनिंग, तो हेल्थ रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम जो भी होगा कहीं ना कहीं वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसको डेवलप किया गया है बाय NIHFW, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एक तरह का रिसोर्स डिपॉजिटरी हो जाएगी, केस बेस्ड लर्निंग होगी कि डिपेंडिंग ऑन कि कैसे कैसे आपका वर्क करता है। कुछ जो इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको यहाँ पे डॉक्यूमेंट किया जाएगा, वहां से लोग एक दूसरे से सीख पाएंगे, तो एक प्रॉपर डेटाबेस बन जाएगा। और साथ ही जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है उनका भी एक सेंट्रल डेटाबेस बन जाएगा, तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वहां से भी ये मिल सकती है। तो इस तरह से आप नोटिस करोगे कि बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर हुआ ये कि सक्षम क्या है, ठीक है। तो हेल्थ प्रोफेशनल्स यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, जो भी उनको कहीं ना कहीं
अंडरगो करनी है ट्रेनिंग, कौन सी ट्रेनिंग वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली उसको सर्टिफिकेशन भी उस हिसाब से उनको मिलता रहेगा। तो इस तरह से ये चीज़ वर्क कर रही है। साथ में हमारा फोकस ये होगा कि कहीं ना कहीं जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो पाए, इवन वो रिमोट एरियाज के अंदर हो गया, रूरल एरियाज के अंदर हो गया, कहीं पर भी, ठीक है, चाहे आप टर्शरी केयर की बात कर लो, रूरल जो प्राइमरी हेल्थ की बात कर लो, उन सभी के ऊपर यहाँ पे हमारा डेफिनेटली फोकस रहेगा। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमें आज डिस्कस करने थे, ठीक है। इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के रिगार्डिंग मैं 5 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, जिन पांचों क्वेश्चंस का आंसर मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। साथ में मैंने जो आपको क्वेश्चन पूछा था विद रिगार्ड्स टू पेंगोलिन हो गया, मरमोट हो गया, कि वहां पर वो कैसे अपने वल्नरेबल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 का, उसका आंसर भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। सैटरडे को जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे उनका मैं क्विकली आपको एक बार आंसर बता देता हूँ। पहला था हरित सागर गाइडलाइंस। क्या यहाँ पर इसका फोकस था कि हम एक तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस लेकर आए अक्रॉस इंडियन पोर्ट्स? ये बात बिल्कुल ट्रू है, ठीक है ना। हम इंडियन पोर्ट्स के जो देखा था ना कैसे कैसे पोल्यूशन के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, वहां पर हम उनको एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनको, ये यहाँ पे फोकस था। दूसरा है आई ड्रोन इनिशिएटिव। क्या आईसीएमआर का है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का? बिल्कुल। यहाँ हमने देखा था आई ड्रोन इनिशिएटिव के अंदर कि कैसे हम देख रहे हैं कि ड्रोन को हम यूज करके हमारी वैक्सीन, मेडिकल सप्लाई, इवन ब्लड का रिगार्डिंग जो चीजें थी उनका रिगार्डिंग भी हमने समझा था। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट होगी। तीसरा पूछ रहा है एक्सेस मैत्री के बारे में, क्या ये इंडिया और फ्रांस के बीच में है? द आंसर इज फॉल्स। ये हमने देखा था इंडिया और थाईलैंड की यहाँ पे बात हो रही थी। गेटिंग द पॉइंट। चौथा क्वेश्चन था पोषण भी पढ़ाई भी। क्या इसका फोकस था अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन? बिल्कुल। हमने देखा था ना न्यूट्रिशन और एजुकेशन, इनके ऊपर फोकस था, तो बिल्कुल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यहाँ पे प्राइम फोकस है। पांचवा डीप ओशन मिशन। क्या मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है? द आंसर इज फॉल्स। ये कौन सी मिनिस्ट्री सर? ये थी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो ये बात आपको यहाँ पे नहीं भूलनी है, ठीक है। तो ये हो गए पिछले लेक्चर के क्वेश्चंस। सेम इसी तरह से आज के क्वेश्चन होंगे, एंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इनका नीचे कमेंट्स में आप आंसर बताओगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। साथ में ही अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एज नथिंग एल्स पे जाके अपने इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।